everyone, welcome to our YouTube channel KD Smart Education। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम डेली इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं और उसी इंग्लिश की क्लास में हम लोग टेंस पे चर्चा कर रहे हैं। टेंस का कुछ 3 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अभी वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे जो डिफेंस की प्लेलिस्ट है उसमें आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल जाएगी। ये क्लासेस सभी बच्चों के लिए यूज़फुल होगी, जो चाहे अभी स्टार्ट की हुई उसने स्टडी, चाहे वो पहले से पढ़ रहा हो इंग्लिश, सभी के लिए नॉलेजफुल रहेगी और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कुछ एक स्पेसिफिक केस भी बताए थे मैंने कि यूनिवर्सल ट्रूथ है वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, डेली रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है, और साइंटिफिक फैक्ट हो गए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो गए, ज्योग्राफिकल फैक्ट हो गए। उन सभी के अलावा एक चीज़ जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है कंडीशनल। वो है कंडीशनल। अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमने तो कंडीशनल अलग पढ़ा है, अलग टॉपिक है कंडीशनल। तो आपका डाउट भी सही है, पर अगर हम कंडीशनल को टेंस के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो कंडीशनल से बनेगा वो टेंस की रिगार्डिंग ही बनेगा। तो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं कि ऐसे सेंटेंस कि ऐसे 2 क्लाउज, मिनिमम 2 क्लाउज होंगे, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, पर सिर्फ एक क्लाउज से कंडीशन नहीं बनेगी। कि ऐसे 2 क्लाउज जिनमें एक में तो कंडीशन हो और उस दूसरे क्लाउज में क्या होगा कि उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपका रिजल्ट क्या होगा। एक में आपके पास कंडीशन होगी, एक क्लाउज में कंडीशन होगी और एक क्लाउज में आपके पास रिजल्ट होगा। 2 क्लाउज हो गए। अब देखो, जो कंडीशन वाला क्लाउज है उसे कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे, जो कंडीशनल क्लाउज बोलेंगे, और पूरे सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है भाई। अब पूछोगे कि सर कितने टाइप का होता है, तो जी कंडीशनल होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3 टाइप का। मैं तीनों टाइप की चर्चा यहाँ पे कर लेता हूँ, जब आगे वाले 2 टाइप जिस टेंस में आएंगे उसी टेंस में पढ़ेंगे। अभी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। देखो भाई, पहला जो इसका टाइप है उसका नाम है ओपन कंडीशन। उसका नाम है ओपन कंडीशन। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है इमेजिनरी कंडीशन। और तीसरा जो इसका टाइप है उसका नाम है अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसको हाइपोथेटिकल कंडीशन भी कहते हैं। 3 टाइप है टोटल कंडीशनल के। पहली है ओपन कंडीशन यानी खुली शर्त, इमेजिनरी यानी काल्पनिक शर्तें, और अनफुलफिल्ड कंडीशन की ऐसी कंडीशन जिसका रिजल्ट कभी पूरा नहीं होता हो। तो 3 टाइप की कंडीशन हो गई। ओपन कंडीशन में कौन से टाइप के सेंटेंस आते हैं कि मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल है कि अगर मैं पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता था। अगर मैं पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता था। एक और एग्जाम्पल कि अगर मैं मैच खेलता तो मैं मैच जिता सकता था। मतलब कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता था। इस टाइप की जितनी भी कंडीशन है वो ओपन कंडीशन में आएगी। दूसरी है इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें कपोर कल्पनाएं की जाती हैं कि अगर मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, कि और अगर मैं प्रोफेसर होता तो मैं ये कर देता। जो मान लो आप हो नहीं, जो आप हो नहीं उसकी आप एक कल्पना करते हो कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता।
लेकिन आप प्रधानमंत्री हो तो नहीं, ये आपने क्या की है, कोरी कल्पना की है। तीसरी अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी जो शर्तें पूरी नहीं होती हो। एग्जाम्पल कि अगर मैं 2 मिनट पहले स्टेशन पहुंचता तो, अगर मैं 2 मिनट पहले स्टेशन पहुंचता तो मैं ट्रेन को पकड़ लेता। ठीक है, क्योंकि आप स्टेशन 2 मिनट पहले पहुंचे नहीं तो ये आपकी कंडीशन पूरी हुई नहीं, इसीलिए इसको अनफुलफिल्ड कंडीशन कहा जाता है। इमेजिनरी कंडीशन, इसमें वक्ता द्वारा और कल्पनाएं की जाती है तो इसको इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। और ओपन कंडीशन में कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं ऐसा कर सकता था। तो तीनों टाइप की कंडीशन आपके सामने हैं, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन। अब जो कंडीशनल से रिलेटेड आपके मन में एक छोटा सा डाउट होता है, हमेशा बच्चों से गलती होती है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर देखने के बाद कंडीशनल से रिलेटेड आपसे वो गलती नहीं होगी। चर्चा करते हैं ओपन, सभी एक बार कंडीशनल की चर्चा कर ली हमने, डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल बता दिए। अब स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि सर पता कैसे चलेगा, कि सर पता कैसे चलेगा कंडीशनल है या नहीं है। तो इसके लिए कुछ एक वर्ड हैं, जैसे इफ़। अगर कोई सेंटेंस इफ से शुरू हो तो वो कंडीशनल सेंटेंस ही है। अगर कोई सेंटेंस हेड से शुरू हो, अगर कोई सेंटेंस हेड से शुरू हो लेकिन हेड उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, हेड का भी मतलब इफ होना चाहिए उस वाक्य में, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस दो से शुरू हो, तो स्टूडेंट्स हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ओपन कंडीशन या कोई भी कंडीशनल सेंटेंस किन वर्ड से शुरू हो सकता है। तो इफ से शुरू हो सकता है, हेड से शुरू हो सकता है, एल्दो से शुरू हो सकता है, कुछ एक जगह वो दो से भी शुरू मिल सकता है आपको, एज से भी शुरू हो सकता है और वेन से भी शुरू हो सकता है। ये कुछ एक वर्ड है जिससे अगर कोई वाक्य शुरू है तो आप पहचान सकते हो कि वो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इफ, हेड, एल्दो, दो, एज, एज और वेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें दो क्लाउज होता है, एक इफ क्लाउज होता है और एक मेन क्लाउज होता है। इफ क्लाउज क्या बताएगा, कंडीशन, और मेन क्लाउज क्या बताएगा, रिजल्ट। दो क्लाउज होंगे, इफ क्लाउज और दूसरा मेन क्लाउज। इफ क्लाउज क्या बताएगा, कंडीशन, और मेन क्लाउज क्या बताएगा, रिजल्ट, ठीक है भाई। अब देखो, जो क्लाउज कंडीशन बताएगा, जो क्लाउज कंडीशन बताएगा उस क्लाउज में कभी भी मॉडल का यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि मॉडल आपका सर्टेनिटी बताता है, निश्चितताएं बताता है, और कंडीशनल क्लाउज या इफ़ क्लाउज कभी भी सर्टेनिटी नहीं बताता है। तो इफ़ क्लाउज में मॉडल का यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि रिजल्ट क्लाउज में मॉडल का यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है भाई। इफ़ क्लाउज में मॉडल नहीं आएगा, रिजल्ट क्लाउज में मॉडल आ सकता है। अब बात करेंगे कि सर आप तो टेंस पढ़ा रहे हो, आप कंडीशनल कहाँ बीच में लेके आ गए। तो कंडीशनल बीच में लेके आने का मतलब इतना ही था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखो भाई, जैसे मान लो मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ ओपन कंडीशन की, इफ़ प्लस इसमें एक अनलेस भी जोड़ लेना भाई, अनलेस का भी यूज़ किया जाता है। पहले अनलेस की चर्चा कर लेते हैं। अनलेस और अनटिल,
अनलेस और अनटिल का भी यूज़ कंडीशनल में किया जाता है, पर इसके रिगार्डिंग आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस अनलेस से स्टार्ट है तो उस इफ़ क्लाउज में कभी भी नोट का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी नोट का प्रयोग अगर अनलेस और अनटिल वाक्यों में किया जाता है तो वो वहाँ पे नोट का प्रयोग गलत माना जाएगा। अब देखो इफ़ प्लस यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, जिसकी मैं मेन वर्ब लिख रहा हूँ क्योंकि अपन बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की। ठीक है भाई, सॉरी सब्जेक्ट आएगा ना इफ़ के बाद, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5। ठीक है, ये तो हो गया आपका इफ़ क्लाउज। अभी मेन क्लाउज में क्या आएगा, मेन क्लाउज में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस विल और शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में गिवन है तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मेन क्लाउज में कहीं विल और शेल प्लस V1 आ रहा है तो इफ़ क्लाउज में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। अगर इफ़ क्लाउज में कहीं भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है तो अगर इफ़ क्लाउज में कहीं भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है तो मेन क्लाउज में क्या आएगा भाई, विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसी चीज़ को। if you run fast you will get first position. If you run fast you will get फर्स्ट पोजीशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि वाक्य किससे स्टार्ट है, इफ से। वाक्य किससे स्टार्ट है, इफ से। इफ के बाद में क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो आगे क्या आना चाहिए, विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मान लो यहाँ कहीं भी आपको एक ब्लैंक एग्जाम में आएगा, या तो ब्लैंक वाला क्वेश्चन इससे बनेगा या फिर आपका बनेगा एरर वाला क्वेश्चन। अगर चलो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके ज़रिए आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, इफ यू study hard you get good marks। ये आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है कि इफ यू स्टडी हार्ड यू गेट गुड मार्क्स। अब आपको बताना है कि इसमें यू के बाद में कौन सी वर्ब आएगी। तो कैसे बताओगे, आपने देखा इफ से स्टार्ट है मतलब कंडीशनल सेंटेंस। स्टडी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट सिंपल। अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो मेन क्लाउज में क्या आता है, विल या शेल। यू के साथ विल और आई और वी के साथ शेल। तो यू विल और गेट की फर्स्ट फॉर्म विल गेट। ठीक है भाई, कर लोगे ऐसे। अब देखो यही क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो मान लो आपको ऐसे दिया मिलेगा, यही क्वेश्चन अगर चेंज होगा तो ये मान लो ऐसे हो गया, यू विल गेट गुड मार्क्स, और इधर आपकी जो वर्ब है वो क्या है, स्टडी। तो कैसे पहचानोगे कि वाक्य किससे शुरू हुआ, इफ से। इफ बोले तो कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस है और मेन क्लाउज में क्या आ रहा है, विल या शेल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्लूरल सेंटेंस के साथ क्या लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टडी की फर्स्ट फॉर्म स्टडी। एक और एग्जांपल लेते हैं।
unless you don't work hard, you will not get सक्सेस। आपको एरर बतानी है कि कहाँ पे क्या गलती है इसमें। तो देखो क्या गलती लग रही है। सबसे पहले बात करेंगे अनलेस की। अनलेस है तो वाक्य कैसा होना चाहिए, सॉरी अनलेस है तो कंडीशनल सेंटेंस है, एक साइड प्रेजेंट सिंपल और दूसरी साइड विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखना आपने विल या सेल है और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इधर देखा आपने कि डू और प्लस वर्ब की डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर आपने इतना ही देखा तब आप यहाँ पे रोंग करके आओगे, नो एरर करके आओगे। बट अभी जो मैंने एक चीज़ बताई कि अगर अनलेस वाला क्लाउज है या अनलेस ही क्लाउज शुरू हो रहा है तो उस वाले वाक्य में कभी भी क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस खुद एक क्या है भाई, अनलेस नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड पहले से ही वाक्य में है तो दूसरा नेगेटिव वर्ड डालने की क्या ज़रूरत है। तो ये फिर यहाँ पे क्या नहीं आएगा, डोंट नहीं आएगा। यू वर्क हार्ड यू विल नॉट। वाक्य का मतलब क्या हुआ कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आई होप आपका ओपन कंडीशन यहाँ से क्लियर हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल से आएगा तो ओपन कंडीशन से क्वेश्चन बहुत पक्का पूछा जाएगा भाई। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है और एक ओपन कंडीशन, ठीक है भाई। अब चलते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी तक आप लोग क्या क्या जानते हो, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली, हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, मेन वर्ब पढ़ ली और इसका एक आपने यूज़ भी, दो आपने इसके यूज़ भी पढ़ लिए। पहला कौन सा कि अगर एक्शन कौन सी हो, टेम्पररी एक्शन हो तो क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। और दूसरा क्या है कि अगर एक्शन, सॉरी पहला तो क्या है, अगर एक्शन टेम्परेरी एक्शन हो तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और दूसरा क्या है कि अगर कोई नियर फ्यूचर एक्शन हो, क्या हो भाई, नियर फ्यूचर एक्शन हो तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। दोनों में ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, चाहे वो टेम्परेरी एक्शन हो चाहे वो नियर फ्यूचर एक्शन हो। अब बात करते हैं इसका एक और यूज़ की। वो यूज़ क्या है इसकी, एडवर्ब। इसकी एडवर्ब। एडवर्ब क्या है भी इसकी, अगर कोई वाक्य जिसमें आपको कहीं पे भी टुडे मिल जाता है, क्या मिल जाता है, टुडे। कोई वाक्य जिसमें आपको नाउ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, नाउ। कोई वाक्य जिसमें आपको लुक, इसके साथ एक एक्सक्लेमेटरी लुक, यहाँ पे एक वर्ब नहीं होके एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो लुक मिल जाता है, या फिर आपको मिल जाता है एट दिस टाइम, या फिर मिल जाता है आपको एट दिस मोमेंट, या फिर आपको क्या मिल जाता है, एट दिस मोमेंट। कहने का मतलब आपको एडवर्ब याद नहीं रखनी, ये सारी जो भी एडवर्ब है वो आपकी टेम्परेरी एक्शन बताएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वाक्य में टेम्परेरी एक्शन हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखो भाई,
लुक, सी, डांस। लुक, सी, डांस। अब देखो जो आपका एडवर्ब है वो आपने देख लिया, लुक प्लस एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और सी के साथ आपको पता इज आएगा, और डांस की आईएनजी फॉर्म डांसिंग। ठीक है भाई, अभी इसी पे चर्चा करते हुए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं नया, दैट इज कि आई विश हर टुडे, आई विश हर टुडे। उम्मीद करता हूँ अगर आपने पहले की क्लासें देखी हो तो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, टुडे देखा, टुडे देखते ही क्या करेंगे, आई के साथ एम आएगा और विश की आईएनजी फॉर्म विशिंग। क्या आपने कभी विशिंग जैसा कोई वर्ड सुना है इंग्लिश में? कि सर नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि ये एक मेंटल एक्टिविटी वर्ड है। तो सर मेंटल एक्टिविटी वर्ड का क्या करें कि जिस टेंस में मेंटल एक्टिविटी वर्ड आ रहा है उससे पहले वाला टेंस यूज़ करेंगे। तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है और अपने को करना कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल करोगे तो इसमें क्या आएगा, फिर आई के साथ वीसी आएगा, क्योंकि प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो विशेष हो जाता। अभी एक रूल और पढ़ते हैं इसका, छोटा सा रूल है, शायद एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया अभी तक, पर इन फ्यूचर अगर पूछ लिया जाता है तो आप लोग उसको गलत नहीं करके आओ। आपने दो एडवर्ब देखी थी, ऑलवेज, दूसरी एडवर्ब थी आपकी ऑफन। पहली क्या थी, ऑलवेज, दूसरी क्या थी, ऑफन। किस इस दोनों एडवर्ब का यूज तो किस में टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो सर आपने तो ख़त्म करवा दिया प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे इनकी चर्चा क्यों भाई? क्योंकि अगर ऑलवेज और ऑफन दो ऐसी एडवर्ब आए जो कि स्पीकर का एंगर दिखाने के लिए आए, स्पीकर का एंगर बोले तो गुस्सा, स्पीकर का गुस्सा दिखाने के लिए आए ऑलवेज और ऑफन, तब जो हमें प्रेजेंट सिंपल को अवॉइड करके टेंस करना है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस करके आना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है फिर से देखो, अगर ऑलवेज और ऑफन दो ऐसी एडवर्ब जो कि वाक्य में स्पीकर का एंगर दिखाने के लिए आए, तब तो आपको टेंस करके आना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, आई ऑलवेज, वर्ब है आपकी टेल यू दैट टू नॉट कम लेट। आई ऑलवेज टेल यू not to come late, not to come late। ठीक है भाई, आई ऑलवेज टेल यू नॉट टू कम लेट। अब इसमें आप समझ रहे हो कि वक्ता क्या कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें हजारों बार कहा है, हमेशा कहता हूँ कि तुम लेट मत आओ। अगर एक व्यक्ति बार बार लेट आएगा तो जो कहने वाला है उसको तो गुस्सा आएगा और वो एंगर दिखा रहा है। और एडवर्ब कौन सी, ऑलवेज, ऑलवेज और ऑफन में एंगर दिखा रहा है, तो टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आई एम टेलिंग
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। She often come late and I am sick of it. She often come late and I am sick of it. sick of का मतलब परेशान होना, sick का मतलब बीमार होना नहीं है, sick of का मतलब परेशान होना। तो वक्ता क्या कह रहा है कि वह है जो हर बार प्राय लेट आती है और मैं इससे परेशान हो चुका हूँ, मतलब गुस्सा है। तो सी के साथ इज और कम की ing फॉर्म कमिंग, सी इज कमिंग, सी इज ऑफन कमिंग लेट एंड आई एम सिक ऑफ इट। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आज की लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आज तक हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दो टेंस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम लोग किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं अपना दावा कर सकता हूँ कि इंग्लिश के इससे अच्छे लेक्चर आपको कोई और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। तो टेंस को यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि उनको भी इसका बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।